हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको पता है जो CITS का फर्स्ट काउंसलिंग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो बढ़ चुका है। 21 दिसंबर उसकी जो है लास्ट डेट को कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट के मन में डाउट है कि ट्रांसफ़र प्रोसेस कैसे होगा, सेकेंड काउंसलिंग का क्या होगा, हॉस्टल हमको कैसे मिलेगा, फाइनल जो एडमिशन हमको कराने जाना है वो कब जाना है, ठीक है। और कुछ लोगों का डाउट है कि क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग के लिए अलग अलग सीटें बचाई रखती है NSTI, उस सेकंड काउंसलिंग में हम एडमिशन ले लेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि एक कंप्लीट वीडियो मेरी तरफ से ही बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें जितने भी आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि 10 वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है अलग अलग, तो जितने भी पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं उसको मैं यहाँ पे सम्मिलित करूँगा। तो अगर आपके सभी डाउट दूर करना चाहते हैं तो 10-15 मिनट 20 मिनट का जो भी ये वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। सभी मन में जो आपकी शंकाएं हैं सब उसका समाधान करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले सवाल की बात करते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने NSTI चेन्नई में अपना फर्स्ट प्रेफरेंस में डाला था, ठीक है, और मान लीजिए जनरल कैंडिडेट है, जनरल की 28 सीट है, उनका रैंक दिखा रहा था 24, यानी कि पोजीशन दिखा रहा था 24 फाइनल टाइम में, लेकिन तब भी जो है उनको NSTI चेन्नई नहीं मिला, ठीक है। तो इसका जो है क्या मतलब है कि क्योंकि हमारा आपका पोजीशन तो क्या था, अंदर था सीट के, लेकिन फिर भी आपको नहीं मिला। तो देखिए इसके लिए निमी ने जो है पहले ही लिख दिया हुआ है, इनने CITS की जो काउंसलिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें इन्होंने पहले ही बता दिया है। क्या लिखा है, द रैंकिंग डिस्प्लेड इज डायनेमिक एंड विल चेंज डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ हायर रैंक कैंडिडेट। दिस रैंकिंग इज शोन ओनली फॉर इनिशिएटिव पर्पज एंड इट्स नॉट फाइनल, यानी कि इंडिकेटिव पर्पज के लिए आप दिखाई गई, ये फाइनल नहीं है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी क्या है, द रैंकिंग शोन ऑन द स्क्रीन विल नॉट गारंटी ए कैंडिडेट हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि जो रैंकिंग शो हो रही है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप उसके अंदर हैं तो आपको ये जो सीट है वो मिल ही जाए, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला डाउट आपका दूर हो गया कि कोई जरूरी ना वो मिल जाए, क्योंकि शो बाद में करता है लेकिन बीच में कई लोग अप्लाई कर चुके होते हैं, इस तरीके का होता है। तो हो सकता है आपकी रैंक आगे बढ़ गई हो लेकिन वो शो ना कर रहा हो आपके डिस्प्ले पे। तो ये आप इसके लिए जो इंस्टीट्यूट मिला है आपको वही लेना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले जो सवाल है उसकी तरफ, ठीक है। देखिए अब जो यहाँ पे डाउट है दूसरा वाला प्रोविजनल एडमिशन का, ठीक है। तो दूसरा देखिए आप यहाँ पे कि NSTI कंपोनेंट अथॉरिटी साइन प्रोविजनल एडमिशन लेटर गारंटीड फ्रॉम द पोर्टल जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल विल बी गिवन टू द कैंडिडेट, यानी कि जिन लोगों ने अपना वेरिफिकेशन करा लिया होगा उनको एक लेटर मिला होगा जिसको उसको क्या करना है, संभाल के रखना है और फाइनल एडमिशन के समय इंस्टीट्यूट में लेके जाना है, ठीक है। ये लिस्ट है कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, सेकेंड काउंसलिंग वाले हैं वो इसको देख सकते हैं। अब बात आती है ट्रांसफ़र प्रोसेस की, ठीक है। ट्रांसफ़र प्रोसेस की जो है बात आती है, तो इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा डाउट है आपके मन में, तो इसके डाउट को थोड़ा सा देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बस आपको उसको अच्छे से पढ़ के समझ के पढ़ना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना है, आपको किसी से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पहला ट्रांसफ़र प्रोसेस का ये इन्होंने क्राइटेरिया है कि ओनली फॉर कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन, यानी कि अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है तो आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपनड फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि देखिए अभी एक लोगों का मेरे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि जो उनकी सिस्टर हैं उनको शिमला मिल गया है, ठीक है, उनको शिमला मिल गया है और उनको चाहिए कोलकाता, ठीक है, यानी कि कोलकाता इंस्टीट्यूट उनको चाहिए, उनको शिमला मिल गया। तो मैंने उनसे कहा कि आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने फिर बताया कि जो फर्स्ट चॉइस है वही उन्होंने शिमला भरा था। तो सर क्या मेरा कोलकाता में ट्रांसफ़र हो सकता है? तो जी बिल्कुल नहीं, आपका कोलकाता में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने फर्स्ट चॉइस में ही शिमला भर दिया ना और वो आपको मिल गया, तो आप अब कहीं ट्रांसफ़र करा नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे दूसरे कैंडिडेट हैं, उन्होंने भरा था कानपुर, ठीक है, और उनको मिल गया हावड़ा, ठीक है, कानपुर में उनकी मेरिट आई थी तो उनको हावड़ा मिल गया। तो अब ये जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने फर्स्ट चॉइस पे कानपुर भरा है और इनको हावड़ा मिल गया, तो ये कानपुर जब लॉगिन और ऑनलाइन ये ट्रांसफ़र प्रोसेस होगा, ऑनलाइन ही जैसे आपने काउंसलिंग के समय फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस दिया था, ऐसे आपको एक चॉइस भरने का ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आपका फर्स्ट चॉइस होगा।
तो उसमें आप फर्स्ट चॉइस में करके फिर से सबमिट कर देंगे, तो अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा। तो कानपुर अगर आपको फर्स्ट चॉइस है, आपको नहीं मिला, तब आप ट्रांसफ़र में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डाउट आपको दूर हो गया होगा और आपको अदर किसी इंस्टीट्यूट में आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। जो आपका फर्स्ट चॉइस है वो आपको नहीं मिला है, तभी आप ट्रांसफ़र प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ऑप्शन फॉर ट्रांसफ़र विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कि उन्हीं के लिए ट्रांसफ़र प्रोसेस का ऑप्शन ओपन है जिनको उनकी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई। तीसरा ऑप्शन देखिए, ओनली वन चॉइस फॉर चेंज विल बी प्रोवाइड एंड ट्रांसफर्ड कैन बी डन ओनली वंस, यानी कि जो ओनली वन चॉइस, यानी कि ट्रांसफ़र में आपको एक ही चॉइस भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ये नहीं लिखा है कि कौन सा चॉइस दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो फर्स्ट चॉइस आपने भरा हुआ है वो आपको नहीं मिला है, तो वही एक चॉइस भरने का आपको ऑप्शन वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपने एक बार ही आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लॉगिन करते समय सोच समझ के अपना सब कुछ भरिएगा। मान लीजिए पहले में अगर आपका गड़बड़ हो गया है तो सेकंड में आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, हाँ भैया ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमको वहाँ जाना ही पड़ेगा, फिर आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट कैन व्यू हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दियर चॉइस एंड फ्रीज हिज चॉइस। जैसे आपको काउंसलिंग के समय, फर्स्ट काउंसलिंग के समय आपको पोजीशन रैंक दिखाया जा रहा था, सेम उसी समय आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के रूप में वही दिखाया जाएगा कि आपको कितना मिलने का चांस है। आप उससे वहाँ से पता कर लेंगे और अपनी चॉइस को क्या कर देंगे, अपनी चॉइस को लॉक कर देंगे। ये काम हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए कि कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट। ठीक है, अब जैसे बहुत लोग मिले कि बहुत लोगों को ट्रांसफ़र कराना है, सर नहीं मिला, हमको ट्रांसफ़र कराना है, हमको ट्रांसफ़र कराना है, तो भैया कोई ज़रूरी नहीं है आपको मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए दो कैंडिडेट, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए एक कैंडिडेट है जिनका है फिटर में 66 नंबर और एक कैंडिडेट है जिनका है फिटर में 75 नंबर। इनको भी कोलकाता मिला है, इनको भी कोलकाता मिला है, लेकिन दोनों लोगों ने फर्स्ट चॉइस में अपने कानपुर को भरा था और दोनों लोगों ने क्या किया, ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया। तो किसकी मेरिट आई है भैया, इनकी मेरिट आई है ना, 75 नंबर वाले की मेरिट आई है और इन्होंने भी कानपुर में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इनको अगर सीट रहती है तो पहले सीट इनको मिलेगी, जो ट्रांसफ़र वाली सीट है वो पहले 75 नंबर वाले कैंडिडेट को मिलेगी। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 60 नंबर वाले को नहीं मिल सकती है, यानी कि जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको ही ये सीट मिलेगी। अगर उसके बाद फिर सीट बचती है तो उसके नीचे वाले 66, 65, 60 उसके बाद सीट दी जाएगी। तो ये डाउट आपका दूर हो गया होगा। ठीक है, बहुत लोगों ने मेरे पास फ़ोन भी किया, मैंने उनको बताया कि अगर आपका नंबर बहुत कम है, 50 नंबर है और आप सोचोगे कि मैं कानपुर फर्स्ट चॉइस में दिया है, मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करूं, तो कानपुर नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इसके पहले जो 60, 70, 75 नंबर वाले हैं उन्होंने भी तो अप्लाई किया हुआ है ना। तो मेरिट यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ अवेलेबल, यानी कि इफ़ अगर अवेलेबल है वहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू मेरिट, मेरिट के हिसाब से जो है ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन एट द एंड ऑफ डे। ये बहुत अच्छा जो है आपको मिल जाएगा, रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी तक तो डेट बढ़ा दी गई है 21 तारीख तक के लिए प्रोविजनल एडमिशन की, तो अभी ट्रांसफ़र कब से शुरू होगा, इसका नया शेड्यूल आएगा। मैंने आपको कल भी एक वीडियो बताया था कि जब काउंसलिंग शुरू जो ये डेट बढ़ गई वेरिफिकेशन की, तो एक नया शेड्यूल आएगा पूरा काउंसलिंग का, यानी कि सेकंड थर्ड वाली फिर काउंसलिंग की डेट आगे बढ़ानी पड़ेगी ना। वैसे तो 22 तारीख से थी सेकंड वाली काउंसलिंग, लेकिन अब उसकी डेट वगैरह सब आगे बढ़ानी पड़ेगी, तो पूरा एक रिवाइज्ड शेड्यूल आएगा। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ट्रांसफ़र कब करना है, और जिस दिन आपको डेट दिया जाएगा ट्रांसफ़र का उसका जो टाइम लिमिट रहेगा, जैसे मान लीजिए 5:30 बजे इन्होंने दे दिया, तो उसके बीच में आपको ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है और एंड ऑफ द डे, यानी कि दिन के अंत में आपको जो है मिल जाएगा। डिटेल ऑफ ट्रांसफ़र विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन इन द एंड ऑफ द डे, यानी कि आपको मे भी हो सकता है पता चल जाए कि आपका ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं उसी दिन। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, वन ट्रांसफ़र प्रोसेस इज कंप्लीटेड, नो चेंज फॉर रिवर्सन टू दियर ओरिजिनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट विल बी इंटेंड। ठीक है, यानी कि अगर ट्रांसफ़र प्रोसेस्ड आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी कि मान लीजिए आपको कानपुर चाहिए, आपको हावड़ा मिल गया, लेकिन आपने हावड़ा ट्रांसफ़र प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप फिर सोचें कि ये इंस्टीट्यूट चेंज हो जाए, तो इंस्टीट्यूट किसी भी कीमत पे चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज फॉर रिवर्सन, यानी कि कोई भी जो आपको अलॉट हुआ है उसमें बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप वेरिफिकेशन करा चुके हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ट्रांसफ़र के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नंबर अच्छा होगा, मेरिट अच्छी होगी, तो आपको जो भी इंस्टीट्यूट आप फर्स्ट चॉइस में भरा हुआ है उसको आप मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट चॉइस में अगर आपने दूसरा
इंस्टीट्यूट भरा है आपको वही मिल गया है तो आपका ट्रांसफर कुछ होगा ही नहीं, जो इंस्टीट्यूट मिला है आपको वही लेना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपका डाउट जो है दूर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो डाउट है इंस्टीट्यूट का, जिन लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, यहाँ पे 11वें नंबर का पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनल एडमिशन, यानी कि जिनका प्रोविजनल एडमिशन हो चुका है, शुड प्रोसेस्ड विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द एडमिटेड NSTI या ITOT फॉर क्लासेज ऑन द डे ऑफ ओपनिंग, यानी कि उनको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ कहाँ पे जाना है, जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपके जो डाउट हैं फाइनल एडमिशन वाले, वो मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। देखिए ये आपको जाना कब है, काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे कि अब हमको इंस्टीट्यूट में वापस कब जाना है फाइनल एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए थर्ड काउंसलिंग के बाद, ये नॉर्मली पिछले साल जो होता था, चाहे किसी भी साल होता था, तो थर्ड फेज काउंसलिंग का कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद DGT की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच आपको जाके इंस्टीट्यूट में क्या लेना है, फाइनल एडमिशन लेना है, तब आपको जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी नहीं जाना है क्योंकि अभी तो जो इंस्टीट्यूट हैं वो काउंसलिंग में बिजी हैं, तो अभी आपको नहीं जाना है। आपको बस अपना वही रिसीविंग लेके अच्छे से जो भी आप पैकिंग वगैरह करना चाहते हैं, जो भी आपकी तैयारी है उसको करते रहिए। अगर आपका इंस्टीट्यूट दूर है, टिकट वगैरह का भी थोड़ा सा देखते रहिए क्या सिचुएशन कैसे चल रही है, क्योंकि अभी कोई डेट नहीं आई तो मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी जब डेट आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कब जाना है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो, चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। अब अगली बात आती है हॉस्टल की। ठीक है, कि सर हॉस्टल हमको वहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन कराने गए थे तो वहाँ पे हॉस्टल का तो हमको कुछ बताया नहीं गया, हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो देखिए हॉस्टल कहाँ पे, जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल वाले में कराने जाएंगे तो वहीं पे आपको हॉस्टल मिलना होगा, तो मिलेगा। ठीक है, जो ये फाइनल वाला एडमिशन जो आपके इंस्टीट्यूट, जैसे मान लीजिए आपको कानपुर अलॉट हुआ है तो आप कानपुर में जाएंगे तो हॉस्टल आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है हॉस्टल फीस की, भी थोड़ा सा कर लेते हैं। तो नॉर्मली देखिए जो NSTI में फीस होती है 100 रुपये पर मंथ, हॉस्टल की जो फीस रखी जाती है वो 100 रुपये पर मंथ, लेकिन हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट में वैरी भी कर सकती है। जैसे कानपुर वगैरह में 1500 मान ले लीजिए आप, ले लिया गया साल भर का आपसे कितना ले लिया जाएगा, 1500। ये ध्यान से रखिएगा नहीं तो फिर आप कमेंट करेंगे। 1500 रुपया साल भर का, 1200 रुपया साल भर का। ठीक है, 100 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का फीस आपसे लिया जाएगा पूरा। वो ऐसा नहीं है कि 8 महीने तो 8 ही महीने के लिया जाएगा, 12 महीने का पूरा आपसे फीस लिया जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1200 रुपये पर मंथ। किसी इंस्टीट्यूट में हो सकता है 1400 रुपये लिया जाए साल भर का, या किसी इंस्टीट्यूट में 1500 रुपये लिया जाए आपसे साल भर का। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हॉस्टल का फीस यहाँ पे लिया जा सकता है। फिर से ध्यान रखिएगा 100 रुपये पर मंथ, यानी कि साल भर का 1200 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा, इसका सभी वीडियो मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो टोटल 5000 रुपये में आपका पूरा फीस हॉस्टल वगैरह हो जाएगा। NSTI की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ITOT वगैरह के बारे में, फीस के बारे में डिटेल आपको वहाँ से फ़ोन करके लेनी पड़ेगी। तो हॉस्टल आप जब वहाँ पे एडमिशन लेने जाएंगे तब मिलेगा। कब जाना है, तो थर्ड काउंसलिंग के बाद उसकी डेट आती है तब आपको जाना है। हॉस्टल फीस कितनी है, 100 रुपये पर मंथ, यानी कि साल भर की 1200 रुपये। तो लगभग आप अपना 4 से 5000 रुपये लेके जाइएगा, तो आपकी फ़ीस और हॉस्टल वगैरह सब उसी में जो है एडजस्ट हो जाएगा। कुछ पैसा भी आपके पास वहाँ पे बच जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आप NSTI में आपको जो है अलॉट हुआ है तो, ITOT की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके डाउट। आइए कुछ और डाउट्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो आपके प्रश्न जो है बार बार पूछे जो है जाते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी सेकंड काउंसलिंग की। ठीक है, कि काफ़ी लोगों के मन में सेकंड काउंसलिंग की भी दुविधा है कि पहली बात देखिए कि सेकंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कब कर सकते हैं। पहली बात आपकी फ़ीस पेड हो, या तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपकी फ़ीस पेड हो और आपको कोई इंस्टीट्यूट ना अलॉट हुआ हो। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया, 5 इंस्टीट्यूट या जितने भी इंस्टीट्यूट है आपने चॉइस में भरे और आपको उसमें से कोई नहीं मिला, तो आप सेकंड काउंसलिंग में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फीस आपने पेड ही कर दिया, सेकंड काउंसलिंग में आसानी से जो है पार्टिसिपेट करिए। दूसरा क्या है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल प्रोविजनल नॉन एडमिटेड एलिजिबल कैंडिडेट। यानी कि जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको NSTI अलॉट हो गया, ठीक है, लेकिन आपको लगा कि यार नहीं, ये पसंद नहीं है, मैं नहीं करूँगा, गलती से हो गया, तो आपने क्या किया, प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया। यानी कि आपने अपना इंस्टीट्यूट किसी भी नियरेस्ट NSTI में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया और प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, तो भी आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट
कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। क्यों, कैसे नहीं कर सकते हैं? तो क्योंकि यहाँ पे जो अब जब आप किसी इंस्टीट्यूट में वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो सभी चीज़ें ऑनलाइन फीड की जाती हैं। जब ऑनलाइन वो फीड हो जाएगा, आपका सीट फिक्स हो जाएगा, तो आप सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो है लॉगिन लेगा ही नहीं। ठीक है, तो सेकेंड काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग विल बी ओपनड फॉर ऑल सीट्स नॉट सिलेक्टेड एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय कैंडिडेट इन फर्स्ट काउंसलिंग। जैसे कुछ लोगों का कैंडिडेट का ये रहता है ना कि फर्स्ट काउंसलिंग में सर क्या होता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें बचा के रखते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में अलग अलग सीटें रहती हैं। ऐसा नहीं है भाई, फर्स्ट काउंसलिंग में जो सीटें रहती हैं उस पर पूरे में एडमिशन होता है। जब सीट बचेगी तब आपका सेकेंड काउंसलिंग में जो है एडमिशन, सेकेंड काउंसलिंग में जो सीटें बचेंगी उस पर एडमिशन लिया जाएगा। कुछ लोग इस डाउट में, इस भ्रम में जी रहे हैं कि फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें जितनी हैं, अभी सेकेंड काउंसलिंग में और सीटें NSTI ने बचा के रखी हैं जो सेकेंड काउंसलिंग में वो जिस पे एडमिशन लेंगे। तो ऐसा नहीं है, बचा के कुछ नहीं रखी है, सब में फर्स्ट पे एडमिशन हो रहा है। अगर फर्स्ट माला में कोई सीट बचती है या किसी कैंडिडेट ने अलॉट कर लिया और उसने वेरिफिकेशन नहीं कराया तो उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी, तो वो आपको सेकेंड काउंसलिंग में मिलेगी। तो इस भ्रम में मत रहिएगा कि NSTI अपना सेकेंड काउंसलिंग के लिए अलग से सीटें बचा के रखेगा, वो आपको देगा। भैया फर्स्ट काउंसलिंग में जब उसके पास अच्छे लड़के हैं ज़्यादा नंबर वाले के लिए, तो बताइए वो कम नंबर वाले के लिए सीट बचा के क्यों रखेगा? तो सीट बचा के नहीं रखी जाती है भाई, सीट बचा के नहीं रखी जाती है। यहाँ पे जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें बचेंगी वही आपको दी जाएंगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड हैव नॉट पेड काउंसलिंग फीस कैन पार्टिसिपेट बाय पेइंग द काउंसलिंग फीस। यानी कि अगर आप फीस पेमेंट नहीं कर पाए, नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, तो आप सेकेंड काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट देखिए, कैंडिडेट हु हैव स्कोर्ड हायर मार्क्स बट हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कैन नॉट क्लेम ए सीट इंस्टीट्यूट एट पर विच कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनल एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। मान लीजिए आपने क्या किया, फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और आपका 70 नंबर है, और एक लड़का है जिसने पार्टिसिपेट किया जिसका 62 नंबर है। अब 62 नंबर वाले को NSTI अलॉट हो गया और आपको 70 नंबर पे भी NSTI अलॉट नहीं हो रहा है, तो आप निमी से ये नहीं कह सकते कि भैया मेरा 70 नंबर है, मुझे एडमिशन दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? आपको करना चाहिए था, क्योंकि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते तो आपको सीट मिल जाती, इसको सीट नहीं ना मिलती। लेकिन इसने पार्टिसिपेट किया, आपने नहीं किया, तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर बची रहेगी तो सेकेंड काउंसलिंग में मिलेगी, लेकिन वो बाध्य नहीं है निमी उसको देने के लिए। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि ऑल कैंडिडेट हु हैव पेड काउंसलिंग फीस बट हैव नॉट टेकन एडमिशन इन फर्स्ट राउंड। ध्यान से समझिएगा, यानी कि आपने फीस तो पेड की, इंस्टीट्यूट भी अलॉट हुआ, लेकिन आपने वेरिफिकेशन कराने नहीं गए, यानी कि आपने एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एडमिशन नहीं लिया। कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड चूज दियर सेंटर्स विदाउट पेइंग फीस फॉर अवेलेबल वैकेंट सीट। यानी कि आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप सेकेंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सीटें खाली बची हुई हैं, बिना किसी अतिरिक्त फीस को पेड किए हुए। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि जो आपको ये सभी डाउट्स हैं ये आपको जो है समझ में आ रहे होंगे। सेकेंड काउंसलिंग से जुड़ा जो आपका डाउट है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम लोग ट्रांसफ़र प्रोसेस में। सेम जैसे मैंने फर्स्ट राउंड का भी ट्रांसफ़र का बताया, उसका भी जब लॉगिन लिंक ओपन होगा तो सेकंड काउंसलिंग में भी अगर आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है तो आप फिर उसमें ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो फर्स्ट चॉइस जिनको नहीं मिला है सेकंड काउंसलिंग के बाद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही प्रोसेस जो होगा वो आपका थर्ड काउंसलिंग में होगा। आपने फर्स्ट सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है या फर्स्ट सेकंड में आपको अपने चॉइस की जो है सीट नहीं मिली है तो आपको क्या होगा, थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सभी जो डाउट्स थे ये मैंने आपको जो है दूर करने का प्रयास किया, ट्रांसफ़र से रिलेटेड, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, और जैसे ही अभी नया शेड्यूल आता है काउंसलिंग का उस पर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसका भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि फिर से क्या है, सेकंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, थर्ड काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, ट्रांसफ़र प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। तो अगर मुझे कोई कैंडिडेट मिल जाता है ट्रांसफ़र का तो मैं उसका जो है वीडियो भी आपको बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको ट्रांसफ़र करना है। तो आपका सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट दूर हो गया, हॉस्टल से रिलेटेड डाउट दूर हो गया, फाइनल एडमिशन कब होगा इससे रिलेटेड डाउट दूर हो गया, ट्रांसफ़र कैसे करना है, कौन लोग कर सकते हैं, फर्स्ट चॉइस अगर नहीं मिला है जिनको वही कर सकते हैं। तो अगर फर्स्ट चॉइस में आपने गलती से कोई दूसरा कॉलेज भर दिया और आपको मिल गया तो आपने वेरिफिकेशन भी करा लिया तो आप ट्रांसफ़र प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोगों का डाउट था कि क्या फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए सीटों के लिए अलग अलग काउंसलिंग सीटें
मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में अलग अलग सीटें रखी जाती हैं, तो ऐसा नहीं है। जो फर्स्ट काउंसलिंग में सीटें बचती हैं वो सेकंड काउंसलिंग में जाती हैं, और सेकंड काउंसलिंग में जो सीटें बचती हैं वो थर्ड काउंसलिंग में जाती हैं, और फिर जब फाइनल एडमिशन होने के बाद जो सीटें बचती हैं उसमें फिर मॉप अप राउंड में आपका जो है एडमिशन लिया जाता है, जो कि इस बार बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि पहले आप लोगों को कैंडिडेट के सीटीआई के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, बहुत से लोगों को पता है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं लोग इसको करने में। सीटीआई कोर्स बहुत जो पुराने लोग हैं, कई टीचर्स वगैरह भी जो अभी तक पढ़ा रहे हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी इसको करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको मॉप अप राउंड में ये जाए सभी चीज़ें। फिर भी अगर आपका नंबर कम है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो अगर आपके डाउट्स दूर हुए हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीटीआई से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।